हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। और आज के इस लेक्चर में हम हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ने वाले हैं, अर्थात हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या एक्सप्लेनेशन किए हैं, लाइट के संदर्भ में उन्होंने क्या बताया है। इसके पहले लेक्चर में हम न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे आपको, और उस थ्योरी से न्यूटन साहब ने लाइट के एक पार्टिकल नेचर को अपना आधार बना करके कुछ फिनोमेना जैसे लाइट का परावर्तन है, अपवर्तन है, इनको व्याख्या किया था। ठीक है, पर कुछ फिनोमेना जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेनेशन करने में वो सफल नहीं हुए। इसलिए न्यूटन की कणिका सिद्धांत जो थी वो पूरी तरह फ्लॉप हुई, जो लगभग 1675 ईस्वी में आई। हाइगेंस ने उनके 2-3 वर्ष बाद ही लगभग 1678 ईस्वी की आसपास भी ये थ्योरी आ गई थी, पर हाइगेंस की थ्योरी को उतनी सफलता नहीं मिली जितना न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी को मिला था, क्योंकि न्यूटन पर लोगों का बड़ा भरोसा था। उस नाम में इतना भारीपन था कि उस थ्योरी को लोग प्राथमिकता दिए और उसे स्वीकार किए। बाद में कुछ फिनोमेना न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन न होने के कारण वो थ्योरी फ्लॉप हुई। फिर हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में अपनी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको नाम दिया उन्होंने हाइगेंस वेव थ्योरी। हालांकि इसमें भी कुछ दोष हैं। फिर हाइगेंस की द्वितीयक कणिका सिद्धांत आया, जो उन कमियों को दूर किया गया। पर इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में स्टार्टिंग यहीं से होती है, हाइगेंस वेव थ्योरी, जिसमें हाइगेंस ने लाइट के वेव नेचर पर कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक, अर्थात उन्होंने लाइट को वेव मान करके लाइट या प्रकाश में होने वाली सभी परिघटनाओं का वर्णन किया है। तो चलिए, हाइगेंस वेव थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे तरंगाग्र, वेव फ्रंट। ठीक है, हाइगेंस ने ये बताया कि जैसे कोई लाइट सोर्स है तो वो अपने चारों ओर तरंगे उत्सर्जित करती है, और वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, और उन तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम एज्यूम किया था, जिसका नाम था ईथर। तो उन्होंने ईथर को एक सर्वव्यापी माध्यम बोला था, और उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया कि पूरे यूनिवर्स में ईथर हर जगह विद्यमान है, हर मीडियम में भी ईथर विद्यमान है, जो हाईली इलास्टिक होता है और इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। खैर, वो तो हम आपको हाइगेंस वेव थ्योरी में बताएंगे। वेव फ्रंट क्या होता है उसको आइए समझते हैं। ठीक, वेव फ्रंट किसी माध्यम में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ होता है, यानी ये एक सरफेस होता है, पृष्ठ होता है, जिस पर स्थित सभी कण किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे हों। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पर उनकी कलाएं समान हो, एक ही टाइम पर सभी कणों की कला सेम हो, तो ऐसे सरफेस को ही कहते हैं वेव फ्रंट। अर्थात किसी माध्यम में जिसमें लाइट वेव प्रोपेगेट कर रही है, या जिसमें लाइट प्रकाश तरंगे संचरित हो रही हैं, उस माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं, उसी को वेव फ्रंट कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट, और स्फेरिकल वेव फ्रंट, और है थर्ड आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक, तो ये आपके
तीन तरह के तरंगाग्र होते हैं, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ये जो सर्फ है तो ये पृष्ठ ही माध्यम में खींचे गए सरफेस ही होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस शेप में या किस तरह का ये वेव फ्रंट प्राप्त होगा, वो लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है। अगर लाइट सोर्स या लाइट आपको इनफाइनाइट से आती हुई प्राप्त हो रही हैं तो आप सभी को पता होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, तो एक कुछ इस तरह की समांतर किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो ये जो वेव फ्रंट है, आप ऐसा समझिए कि जो वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र जो होता है ना, वो हमारे रेटिना पर जब ये सरफेस से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं तो जो फ्रंट साइज होता है उस सरफेस जहाँ से ये लाइट रेज आ रही हैं, उनका ये फ्रंट साइज ही वेव फ्रंट है, यानी ये एक सरफेस है। और इस पृष्ठ के अभिलंबवत, जैसे हम यहाँ पर एक सरफेस बना दें, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज होती हैं, यानी प्रकाश की किरणें होती हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रकाश की किरणें आपको समांतर प्राप्त हो रही हैं तो इस पर खींचा गया ये काल्पनिक पृष्ठ आपका समतल तरंगाग्र कहलाता है। किसी क्षण समतल तरंगाग्र हो या कोई भी तरंगाग्र हो, चाहे वेव फ्रंट आपका प्लेन हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, उसके सरफेस पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन प्रकाश की किरण कहलाती है। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि उसी परपेंडिकुलर लाइन में लाइट वेव प्रोपेगेट करती है, यानी तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा के अनुदिश प्रकाश तरंगे संचरित होती हैं, प्रकाश की किरणों का संचरण होता है। या और उसी लंबवत किरण को ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं, मतलब लंबवत रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं, जो अब तक आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ते आए हैं। ठीक, तो चलिए, ये आपका अगर इनफाइनाइट से आती हुई वेवलेंथ इनफाइनाइट से आती हुई प्रकाश की किरणें आपको किसी माध्यम में प्राप्त हो रही हैं, तो उस मीडियम में जो हमें सरफेस होगा वो प्लेन सरफेस होगा, और उस पर हम किसी भी टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो उसके सारे पार्टिकल एक ही कला में, समान कला में कंपन कर रहे हों, तो वो तो है वेव फ्रंट, पर वो समतल होता है, एक प्लेन होता है, प्लेन सरफेस होता है, इसलिए उसको हम कहते हैं समतल वेव फ्रंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइट सोर्स अगर आपका बिंदु आकार का हो, बहुत ही पॉइंट शेप का हो, बिंदु आकार का लाइट सोर्स हो, तो ये अपने चारों ओर तरंगे उत्पन्न करेगा कुछ इस तरह। अब इस लाइट सोर्स से किसी निश्चित दूरी पर हर पॉइंट को एज्यूम करके, मान करके उस पॉइंट से एक हम सरफेस ड्रॉ करें, इस तरह एक हम पृष्ठ बनाएं। ये देखने में आपको सर्किल जैसा दिख रहा है, पर जैसे ये लाइट सोर्स है तो ये लाइट सोर्स अपने इस साइड भी वेव उत्पन्न कर रहा हो, इधर भी, ऊपर नीचे, मतलब चारों तरफ ये तरंगे उत्सर्जित कर रहा है। तो उन चारों तरफ किसी निश्चित दूरी पर सारे पॉइंट्स को मिलाया जाए तो जो पृष्ठ बनेगा वह पृष्ठ आपका गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। तो यहाँ जो सरफेस मिलेगा आपको, ये गोलीय तरंगाग्र है, क्योंकि इस सरफेस पर किसी क्षण जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सभी एक समान कला में कंपन कर रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी बेलनाकार तरंगाग्र। बेलन के आकार का तरंगाग्र आपका कब होगा? अगर आपका लाइट सोर्स बिंदुवत ना हो करके, एक पॉइंट शेप में ना हो करके लीनियर शेप में हो, जैसे ये कुछ इस तरह का लाइट सोर्स है, तो ये सभी अपने चारों ओर क्या करेंगे? लाइट वेव इमिट करेंगे, तो लाइट तरंगे ऐसे चलेंगी, तो ये चारों तरफ ये तरंगे उत्सर्जित होंगी। ये तरंगे उधर भी, इधर भी, चारों साइड में होंगी। तो उस चारों साइड में एक सिलेंड्रिकल शेप में अगर सरफेस खींचा जाए तो उस सरफेस पे सारे पॉइंट्स किसी
टाइम समान कला में कंपन कर रहे होंगे। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मिला करके एक सिलेंड्रिकल शेप में एक सरफेस ड्रॉ किया जाए तो यह सरफेस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। इसके हर पॉइंट पर, सरफेस के हर बिंदु पर जितने भी पार्टिकल होंगे या हर पॉइंट, हर बिंदु किसी समय समान कला में कंपन कर रहे होंगे। तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये 3 तरह के आपके वेव फ्रंट होते हैं। ठीक, इसको आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये तो रही वेव फ्रंट से रिलेटेड बातें। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी है क्या, ठीक है ना। तो सन 1678 में हाइगेंस ने इस पूरे यूनिवर्स में एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की जिसका नाम है ईथर। ठीक, उन्होंने, अच्छा, हाइगेंस ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो लाइट वेव हैं, ये जो लाइट वेव हैं, ये मैकेनिकल वेव होती हैं, ये मैकेनिकल वेव हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो अब वैज्ञानिकों का सवाल ये था कि सूर्य से पृथ्वी तक अगर लाइट आ रही तो सूर्य से पृथ्वी के बीच तो हर जगह तो मीडियम है नहीं, तो फिर लाइट कैसे आ रही है अगर ये मैकेनिकल वेव है। तो उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में एक सर्वव्यापी माध्यम है जो पूरी तरह व्याप्त है, पूरे माध्यम में भी वो हर जगह एक समान रूप से है, और उसका नाम था ईथर। तो उन्होंने उस ईथर को अपना मतलब तरंग को चलने के लिए माध्यम बताया और कहा कि इसमें हाईली इलास्टिक मीडियम है ये, मतलब इसका बहुत अधिक प्रत्यास्थता होती है इसमें और घनत्व तो बहुत कम होता है। इसलिए प्रकाश की जो स्पीड होती है, मतलब लाइट वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट के वेव यानी प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी इसमें स्पीड बहुत अधिक होगी, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल का फार्मूला होता है रूट में प्रत्यास्थता बटे घनत्व। तो प्रत्यास्थता बहुत अधिक होगा, घनत्व बहुत कम होगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत अधिक होगी। ऐसा एक्सप्लेनेशन था हाइगेंस का। तो उन्होंने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी माध्यम है ईथर, और किसी भी लाइट सोर्स से, प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं जो यांत्रिक तरंगें होती हैं, वो सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से संचरित होती हैं या चलती हैं। ठीक, तो ये था इनका हाइगेंस का वेव थ्योरी। इन्होंने, हाइगेंस ने इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन जैसी अन्य और भी प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि इसमें त्रुटि भी पाई गई। आज सभी को पता है कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं बल्कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फिर किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इनके इस वेव थ्योरी में थोड़ा संशोधन भी हुआ और उसको हम पढ़ते हैं हाइगेंस की द्वितीयक कणिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस की द्वितीयक कणिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश में होने वाली समस्त घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि, इन सभी घटनाओं का वर्णन या एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो हाइगेंस वेव थ्योरी में बस इतना ही। और आज के वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया उसको आप अपनी कॉपी में नोट्स करके इसका अपना खुद का नोट्स बनाकर अवश्य पढ़ें।